हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप की सीरीज़ को। इससे पहले हम 3 यूनिट्स के जो ऑब्जेक्टिव टाइप अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। जो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्ड यूनिट है आपके कि द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो जो इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में, जो थर्ड यूनिट है आपकी, वो हम अपलोड कर चुके हैं उसके ऑब्जेक्टिव टाइप। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं अगर देखना चाहते हैं तो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। द फिनोमिनन ऑफ जनरेटिंग ईएमएफ करंट बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। मीन्स उस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं जिसमें हम ईएमएफ को जनरेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके। ऑप्शन ए डिस्पर्जन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन सी रिफ्लेक्शन, ऑप्शन डी मैग्नेटिज्म। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ईएमआई के नाम से भी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं और ईएमएफ उससे इंड्यूस होता है, जनरेट होता है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज। मीन्स आपको बताना है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई है वो किसके इक्वल होगा। फाई इजकल टू बी अपॉन ए। तो यहाँ पर बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ए क्या है, यहाँ पर एरिया है। तो आपको बेसिकली रिलेशन बताना है, ठीक है, कि फाई का और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन क्या होगा। तो ऑप्शन बी है फाई इजकल टू बी डॉट ए, ऑप्शन सी है फाई इजकल टू बी क्रॉस ए और ऑप्शन डी है फाई इजकल टू क्यू बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा, ये, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या होता है, जो फाई होता है वो बी डॉट ए होएगा। इसको ओपन करते हैं तो कोस थीटा यहाँ पर आता है, डॉट प्रोडक्ट है ये, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। आपको बताना है ऐसा यूनिट क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स की। टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर या फिर एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स है, आपको ध्यान देना है मैग्नेटिक फ्लक्स जो अभी अभी हमने किया है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स जिसकी यूनिट ये है, ठीक है, यानी जो फॉर्मूला है बी डॉट ए के इक्वल था। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को किस में मेज़र करते हैं हम, आपको पता है, ठीक है। तो इसको करते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर में। और यहाँ पर क्या है कि एरिया है, एरिया का क्या होगा डायमेंशन, मीटर स्क्वायर में होगा इसकी यूनिट। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, वेबर बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ। तो फैराडे के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि ई एम एफ इजकल टू माइनस डी ई अपॉन डी टी, फाई इजकल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी, ए इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी और ए इजकल टू माइनस डी वी अपॉन डी टी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी कि ई एम एफ होता है वो किससे जनरेट होएगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से, ठीक है। तो ये आपका सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। द ई एम एफ कैन बी इंड्यूस्ड, कि ई एम एफ को इंड्यूस हम कर सकते हैं बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, by changing area of the coil, by changing angle theta between the direction of B and normal to the surface area A, या फिर all of these। तो इसमें देखिए मैग्नेटिक जो है फील्ड को आप चेंज करके भी EMF इंड्यूस कर सकते हो, या फिर एरिया चेंज करिए उससे भी आप जो है, बेसिकली क्या है कि हमारा जो ये फॉर्मूला है, ठीक है, हमारा ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि आप इसकी वैल्यू को चेंज करके भी आप ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं, एरिया को चेंज करके भी और एंगल को चेंज करके भी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, डी। तो आप तीनों में ही चेंज कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू। जो मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, आपको रिजल्ट बताना है कि ई एम एफ इजकल टू बी एल स्क्वेयर, एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। उसके बाद है ई इजकल टू बी एल V, ठीक है। तो B मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, V इज द वेलोसिटी एंड L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। उसके बाद है E इजकल टू आई एल बी साइन थीटा एंड E इजकल टू आई अपॉन एल बी। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो EMF किसके इक्वल होगा, बी एल वी के इक्वल यहाँ पर EMF रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट इज इन इंडक्शन फर्नेस, इन मैग्नेटिक ब्रेक्स, इन इंडक्शन मोटर एंड ऑल ऑफ दिस। तो एडी करंट की एप्लीकेशन बतानी है। तो एप्लीकेशन देखिए इंडक्शन फर्नेस में भी होती है, मैग्नेटिक ब्रेक्स में भी होती है, इंडक्शन मोटर में भी होती है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दिस। तो कई बार ये क्वेश्चन वैसे भी आ जाता है ऑप्शन टाइप की बजाय, जो है ज़्यादा चांसेस क्या रहेंगे, व्हाट आर दी एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट, या फिर राइट एनी टू एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने यहाँ पर ऑप्शन टाइप में, ऑब्जेक्टिव टाइप में ये डाल दिया क्वेश्चन। उसके बाद देखिए द एडी करंट आई इज इक्वल टू, कि एडी करंट जो है किसके इक्वल होता है, आई इजकल टू डी क्यू अपॉन डी टी, आई इजकल टू माइनस डी फाई
अपॉन डी टी अपॉन आर, उसके बाद आई इजकल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, और उसके बाद है आई इजकल टू माइनस डी बी अपॉन आर। देन व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर एडी करंट है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि ये जो डायमेंशन है इसके, ये भी करंट के डायमेंशन है, ठीक है, तो पहले डायमेंशन चेक कर लीजिए करंट के हैं कि नहीं है। ये करंट के डायमेंशन नहीं दे रहा तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब दो ऑप्शन बचते हैं ए एंड बी। तो किसके कारण जनरेट होता है, ईएमएफ के कारण, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज करते हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ एडी करंट इज, अब एडी करंट की एसआई यूनिट क्या है, देखिए वोल्ट ओम एम्पियर वोट, तो ये जो हमारा साधारण करंट होता है उसी की तरह होता है एडी करंट, तो इसकी यूनिट एम्पियर ही रहेगी, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसकी यूनिट कोई चेंज नहीं होगी क्योंकि ये करंट है तो एम्पियर में ही मेजर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ऑल्सो कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम इसमें से किसको इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, ईएमआई, एडी करंट, सेल्फ इंडक्शन, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो नया क्वेश्चन शायद आपको लग रहा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सेल्फ इंडक्शन को हम इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडक्टेंस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि इंडक्टेंस जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात सही है या गलत है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है, तो इंडक्टेंस एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। आगे बढ़ते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज, मीन्स आप किस में मेजर करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस को, एम्पियर में। एम्पियर को तो जो है एम्पियर में तो करंट को करते हैं, तो ये नहीं होगा। वोल्टेज को करेंगे, नहीं होगा। वोल्ट पर मीटर इनवर्स नहीं होने वाला, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, हेनरी, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा भी हेनरी। आगे बढ़ते हैं। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज, सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो इनमें ऑप्शन आपके पास गिवन है M1L3T-3, ऑप्शन बी M1L2T-2A-2, ऑप्शन सी है M1L2T-1A-1, उसके बाद ऑप्शन डी M2L3T-1A-3। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हेयर। आगे बढ़ते हैं। इफ two coils of self inductance L1 and L2 are connected in series, then equivalent self inductance L will be। तो ऑप्शन ए 1/L is equal to 1/L1 plus 1/L2, ऑप्शन बी is equal to L is equal to L1 क्रॉस L2, ऑप्शन सी is equal L is equal to L1 plus L2 एंड ऑप्शन डी is equal to L2 minus L1। तो इसके अंदर क्या पूछा, देखिए क्वेश्चन ये है कि हमारे पास अगर दो इंडक्टर हैं जिनकी इंडक्टेंस L1 और L2 है, अगर हम इनको सीरीज में जोड़ दें तो जो हमारा इक्विवेलेंट L होएगा वो किसके इक्वल होएगा, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये जो हमारा इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आएगा ये L1 प्लस L2 के इक्वल आएगा, दोनों को हमें ऐड कर देना है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसकी जो है हमने एग्जाम्पल दे दिया है इसी क्वेश्चन का 14 का, कि हमारे पास इस प्रकार का सर्किट दे रखा है, एक 5 हेनरी का इंडक्टेंस है, एक 15 हेनरी का है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, तो इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस बताना है ए और बी के बीच में कितना होगा। तो देखिए 5 हेनरी है, 5 और 15 को क्या कर देना है, अभी बताया ऐड कर देना, तो 20 हेनरी विल बी द आंसर। तो क्या आंसर होना चाहिए 20 हेनरी, ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर बाय मिस्टेक हमने ऑप्शन में नहीं दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर 10 की बजाय ऑप्शन ए के अंदर 20 कर लीजिएगा, तो इसमें क्या होगा सीरीज में 20 जो हेनरी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में गिवन नहीं है, बाय मिस्टेक जो है हो सकता है, बाय मिस्टेक हमने 20 को 10 लिख दिया यहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर 20 हेनरी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रखा है आपको पास 1 हेनरी और 1 हेनरी, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रखा है इसके अंदर, तो आपको बताना है कि इसके इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस क्या रहेगी ए एंड बी के बीच में। तो इसमें देखिए जो रेजिस्टेंस वाला नियम होता है वही लगेगा, ये पैरेलल में हमारा रिजल्ट ये बन जाता है, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये रिजल्ट आपको यूज़ करना है, तो इस रिजल्ट को जैसे आप यूज़ करेंगे तो 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0.5 हेनरी। आगे बढ़ते हैं। एन आइडियल इंडक्टेंस हैज़ डैश रेजिस्टेंस, तो कहता है कि आइडियल इंडक्टेंस का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0, इनफाइनाइट, हाई और लो। तो देखिए अगर आइडियल इंडक्टेंस है तो उसका रेजिस्टेंस हमेशा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0 ओम उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कहता है देखिए क्वेश्चन नंबर 19, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज रिलेटेड विद मैग्नेटिक फ्लक्स एज, आपको बताना म्यूचुअल इंडक्टेंस मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, किस रिलेशन से। M इजकल टू 5 इंटू आई, M इजकल टू 5 इंटू आई स्क्वेयर, M इजकल टू 5 स्क्वेयर आई और M इजकल टू 5 अपॉन आई। 5 क्या है यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स, आई क्या है करंट, तो कैसे किस रिलेशन से जुड़ा हुआ होता है, किस जो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। M इजकल टू 5 इंटू आई, यही है क्या, ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन डी होगा, है भाई,
ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन डी होगा, कन्फ्यूज़न है यहाँ पर। तो चलिए इसका जो है करेक्ट आंसर क्या रहेगा। देखिए जो हमारा फ्लक्स होता है वो क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी की जगह हम क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू 5/I। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर भाई। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं आगे बढ़ते हैं भाई क्या कहता है। तो ऑप्शन डी उसमें करेक्ट आंसर रहेगा भाई, ऑप्शन ए नहीं आएगा। द एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंसेज, आपको बताना है एसआई यूनिट क्या होगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस की। देखिए जो सेल्फ इंडक्टेंस की थी वही म्यूचुअल की होगी। सेल्फ इंडक्टेंस की क्या थी, हेनरी, तो इसकी भी क्या होगी, हेनरी होगी। इसकी भी क्या होगी, हेनरी होगी, ठीक है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर फुल साइकिल इज, आपको बताना है मीन वैल्यू ऑफ एसी क्या होगी, 0 से लेकर टी यानी फुल साइकिल में क्या होगी। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है आई एम यानी मीन वैल्यू इज इक्वल टू 0.63 इंटू आई नोट पीक वैल्यू है यहाँ पर करंट की। ऑप्शन सी है आई एम इक्वल टू 2/पाई इंटू आई नोट। उसके बाद ऑप्शन डी है आई एम इक्वल टू 3/पाई इंटू आई नोट। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए अगर 0 से लेकर हाफ साइकिल की अगर पूछी होती तो इसका बी आंसर करेक्ट हो जाता, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको जो है 0 से t/2 तक लिखी होती, बट यहाँ पर क्या है फुल साइकिल में पूछी है, फुल साइकिल में हमेशा 0 होगी, मीन वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगर देखिए हाफ साइकिल में पूछी होती फिर 0 नहीं होता। आगे देखते हैं द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर फुल साइकिल इज, ये हो गया हमारा। वोल्टेज की है, वहाँ पर क्या थी, करंट की थी, यहाँ पर किसकी है, वोल्टेज की है। तो द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज ओवर फुल साइकिल, देखिए यहाँ पर अगेन वही क्वेश्चन है कि अगर चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट हो, मगर फुल साइकिल में आपको पूछा गया है तो एवरेज की बात करें, आरएमएस की बात नहीं करें, तो हमेशा क्या होगी, 0 होएगी। तो यहाँ पर 0 वोल्ट होएगी, ठीक है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर अगेन। उसके बाद कहता है द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर फुल साइकिल इज, यहाँ पर देखिए कि आरएमएस पूछा है तो आरएमएस हमेशा फुल साइकिल में ही लेंगे, ठीक है। आरएमएस का कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि एवरेज वैल्यू 0 हो रही थी, तो आरएमएस वैल्यू का कॉन्सेप्ट आ गया। तो यहाँ पर वैल्यू का रिजल्ट क्या रहेगा, ए ऑप्शन है 0। उसके बाद आई आर एम एस इक्वल टू आई नोट, आई आर एम एस का मतलब है रूट मीन स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है आई आर एम एस इक्वल टू 3 नोट। ऑप्शन डी है आई आर एम एस इक्वल टू आई नोट अपॉन √2। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हेयर, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर हेयर। ये रिलेशन यहाँ पर रहता है। आगे बढ़ते हैं। द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, आपको बताना फेज डिफरेंस क्या होगा वोल्टेज और करंट के बीच में उस सर्किट में जिसमें क्या होता है, सिर्फ रेजिस्टेंस होता है, जिसमें क्या होगा भाई, सिर्फ रेजिस्टेंस होगा। इस टाइप का मान लीजिए कोई सर्किट है तो इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है, आर दे रखी है। तो कहता है इसमें वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस बताना है कितना होगा। तो अगर देखिए सिर्फ रेजिस्टेंस है तो उसके अंदर फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, π/2, π/4 या 0। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 0, क्योंकि कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है रेजिस्टेंस में हम जब लगाते हैं, तो वोल्टेज और करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, साथ साथ चलते हैं वो। आगे बढ़ते हैं। इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली यानी एल ओनली, इसके अंदर आपको बताना है ए करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री, करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, करंट लीड्स वोल्टेज बाय 45 डिग्री। तो इसमें कहता है करंट आगे रहता है वोल्टेज से 90 डिग्री, या वोल्टेज आगे रहती है करंट से 90 डिग्री, या सी ऑप्शन कहता है दोनों साथ साथ चलते हैं, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। ऑप्शन डी कहता है करंट लीड करेगा वोल्टेज से 90 डिग्री। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसमें क्या होता है, इंडक्टर जो होता है ना, वोल्टेज आगे रहती है, ठीक है, 90 डिग्री। इस टाइप से आपने ग्राफ बनाया होगा फेज डायग्राम कि यहाँ पर आपने ईएमएफ को बनाया था, ठीक है, यहाँ पर आपने दर्शाया था किसको, करंट को। तो इसमें कितना डिफरेंस था, 90 डिग्री का डिफरेंस था। तो वोल्टेज लीड करती है यहाँ पर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई। द इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, तो कहता है एक्सएल का रिजल्ट किसके इक्वल होगा। तो देखिए एक्सएल जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा इंटू एल। ओमेगा क्या है यहाँ पर, एंगुलर जो है फ्रीक्वेंसी है इसकी, 2π न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो ये रिजल्ट है हमारा, ये डायरेक्ट पूछा तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट जो इसका आंसर लिख दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिलेशन को जो है आप माइंड में रखना, बहुत काम आएगा भी, ध्यान में रखना, इस रिलेशन को बहुत काम आता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अ प्योर इंडक्टेंस ऑफर्स डैश रेजिस्टेंस टू डीसी, जो प्योर इंडक्टेंस होता है वो डीसी को कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, 5 ओम, 0, इनफाइनाइट, 10 ओम। तो इंडक्टेंस की बात करें और प्योर की बात कर रहे हैं। अगर प्योर है तो देखिए डीसी को रजिस्टर ही नहीं करेगा, ठीक है, डीसी को रोकेगा ही नहीं, सिर्फ एसी को रोकने की कोशिश करता है, वो डीसी को नहीं रोकता है। तो इसका 0 होएगा अगर प्योर इंडक्टेंस है। तो यहाँ पर देखिए वर्डिंग देखिए, प्योर की बात करें तो 0 रजिस्टेंस वो ऑफर करता है डीसी के लिए अगर प्योर है तो। जैसा यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इज, आपको बताना है इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल उसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, हेनरी,
वोल्ट एम्पियर ओम। तो देखिए यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना, तो जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वो इसी की यूनिट सेम रहेंगी रेजिस्टेंस की और इंडक्टिव रिएक्टेंस की, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर ओम। तो इसको भी ओम के अंदर मेजर करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इन एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली, यानी कैपेसिटर है, यहाँ पर कैपेसिटेंस की जगह कैपेसिटर लिख लीजिएगा, जिसके अंदर कैपेसिटर है तो उसके अंदर क्या कहता है कि उस सर्किट के अंदर जो है आपको बताना है सिचुएशन क्या रहती है। वही ऑप्शन आपके पास कि करंट लीड करता है वोल्टेज से 90 डिग्री, या वोल्टेज लीड करेगी करंट से 90 डिग्री, या सी ऑप्शन में कहता है कि वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, और ऑप्शन डी कहता है करंट लीड्स वोल्टेज बाय 45 डिग्री। सेम ऑप्शन है जो ऊपर थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, कैपेसिटर के अंदर करंट लीड करता है। कौन लीड करता है, करंट लीड करता है किससे, वोल्टेज से 90 डिग्री। फेजर डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर आप दिखाएंगे करंट को, और यहाँ पर जो है 1 मिनट भाई, ठीक है, इसमें थोड़ा सा एरर आ गया। तो इसमें आप यहाँ पर दिखाएंगे इस तरीके से ईएमएफ को, और इस तरीके से यहाँ पर आप दिखाते हैं करंट को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है करंट क्या करता है, लीड करता है कितने डिग्री से, 90 डिग्री से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज, डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यानी डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी इनफाइनाइट, ऑप्शन सी है 50 हर्ट्ज, ऑप्शन डी है 100 हर्ट्ज। तो इसमें क्या होता है, देखिए जो फ्रीक्वेंसी होती है डायरेक्ट करंट की वो कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। 50 हर्ट्ज किसकी फ्रीक्वेंसी होती है, जो एसी हमारे घरों में आती है, हम यूज़ करते हैं, उसकी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। बट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी पूछी थी जो कि 0 है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्योर कैपेसिटर ऑफर डैश रेजिस्टेंस टू डीसी, कहता है कि प्योर कैपेसिटर है वो डीसी को कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है। देखिए अगर प्योर है तो कितना करेगा, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी 100 ओम, ऑप्शन सी है 200 ओम, ऑप्शन डी है इनफाइनाइट। तो देखिए अगर प्योर कैपेसिटर है ना वो डीसी को ब्लॉक ही कर देगा, मतलब पास होने नहीं देगा। पास नहीं होने दे रहा तो इसका मतलब क्या है, जो डायरेक्ट करंट यहाँ पर है तो इस साइड पास नहीं हो पाएगा, वो पास नहीं हो पाएगा, तो ब्लॉक कर रहा है, तो इसका मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस उसको ऑफर कर रहा है वो, अगर प्योर है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा इनफाइनाइट, डी ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए जो इंडक्टेंस है वो तो 0 रेजिस्टेंस ऑफर करता है प्योर इंडक्टेंस, और प्योर कैपेसिटर कितना करता है, इनफाइनाइट। डीसी की बात कर रहे हैं, इसी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें देखिए द ससेप्टेंस एंड एडमिटेंस आर मेजर्ड इन, आपको बताना है जो ससेप्टेंस होती है और जो एडमिटेंस होती है उसको किस में मेज़र करते हैं, वोल्ट, ओम, एमएचओ, एम्पियर। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी एमएचओ, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, एमएचओ के अंदर, या फिर आप बोल सकते हो सीमन, सीमन भी एक ही बात है, एमएचओ भी एक ही बात है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो ओम इनवर्स, ये भी एक ही बात है, ठीक है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज, इंडक्टर है ये इस टाइप से, तो कहता है इसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होगी वो आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए है यू बी इजक्वल टू एल आई, ऑप्शन बी है यू बी इजक्वल टू 1/3 एल आई स्क्वायर, ऑप्शन सी है यू बी इजक्वल टू 1/4 एल आई स्क्वायर, ऑप्शन डी है यू बी इजक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। तो देखिए एल यहाँ पर इंडक्टेंस है और आई क्या है, करंट है, यू बी क्या है, एनर्जी स्टोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी। तो यू बी इजक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, यहाँ पर इतनी एनर्जी स्टोर होती है एक इंडक्टर के अंदर। आगे बढ़ते हैं। सीरीज रेजोनेंस सर्किट एडमिट्स, जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट होता है वो एडमिट करता है 0 करंट को, मैक्सिमम करंट को, 2 एम्पियर करंट को, 5 एम्पियर करंट को। तो देखिए जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट होता है ना हमारा, वो मैक्सिमम करंट को क्या करता है, एडमिट करता है। क्या करता है, एडमिट कर देता है, पास होने देता है। मतलब अगर मैक्सिमम करंट है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो इसके अंदर रेजिस्टेंस तो होता है मिनिमम, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, मिनिमम होता है, लेकिन करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहता है सीरीज रेजोनेंस सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड, जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट है उसको हम क्या कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर है एक्सेप्टर सर्किट, क्योंकि ये क्या करता है, करंट को एक्सेप्ट करता है, मैक्सिमम करंट को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, इसलिए इसको एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड, जो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है उसको क्या बोलते हैं, रिजेक्टर सर्किट। वो करंट को क्या करता है, रिजेक्ट करता है, ठीक है, तो रिजेक्टर सर्किट है, तो इसलिए उसको बोला गया रिजेक्टर सर्किट। अब बात करते हैं क्वालिटी फैक्टर की। क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंस सर्किट इज, आपको रिलेशन बताना है कि क्वालिटी फैक्टर जो होता है रेजोनेंस सर्किट का वो किसके इक्वल होता है। क्यू क्वालिटी फैक्टर है यहाँ पर, Q इजक्वल टू अंडर रूट एल सी, एल क्या है इंडक्टेंस, सी क्या है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो ऑप्शन बी है Q इजक्वल टू आर इंटू अंडर रूट एल अपॉन सी, ऑप्शन सी है Q इजक्वल टू 1 अपॉन आर अंडर रूट एल अपॉन सी, या फिर Q इजक्वल टू 0। तो बच्चे कंफ्यूज होंगे ऑप्शन बी के अंदर, ऑप्शन डी के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन बी और सी में कंफ्यूज होएंगे तो करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन सी। तो 1 अपॉन आर होता है ना कि मल्टीप्लाई में, इसमें डिफरेंस स्लाइटली डिफरेंस है कि इसमें तो हमने क्या लिख रखा है, इसमें तो आर लिख रखा है, ठीक है, बी ऑप्शन के अंदर मल्टीप्लाई के अंदर है। तो कहता है बी ऑप्शन के अंदर तो क्या है, मल्टीप्लाई में है, और इसके अंदर क्या है, डिवाइड के अंदर है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या कहता है, डायमेंशन ऑफ क्वालिटी फैक्टरीज। क्यू फैक्टर के डायमेंशन क्या होंगे, ओम के अंदर मेजर करेंगे, एमएचओ के अंदर करेंगे, सीमन के अंदर करेंगे, डायमेंशनलेस होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो क्वालिटी फैक्टर होती है वो डायमेंशनलेस होती है। क्या होती है, डायमेंशनलेस, इसके कोई डायमेंशन नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये वोल्टेज की रेशियो होती है, तो इसलिए इसके क्या है, रेशियो है किसकी, वोल्टेज की। भाई वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर टू द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, तो उसकी क्या है, रेशियो है। तो वोल्टेज को भी आप किस में मेजर करेंगे, वोल्ट में, तो ऊपर भी वोल्ट नीचे भी वोल्ट, तो कैंसिल होकर डायमेंशनलेस हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंसेज। तो कहता है रेजिस्टेंस के साथ एवरेज पावर एसोसिएटेड कितनी होती है, P = 0, ऑप्शन बी इनफाइनाइट, ऑप्शन सी है P = EV। EV क्या है यहाँ पर, वर्चुअल वैल्यू है या RMS वैल्यू वोल्टेज की, EV/IV, राइट। तो डी कहता है P = EV/IV। EV क्या है, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, IV क्या है, RMS वैल्यू ऑफ करंट। तो डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। इतनी पावर जो है एसोसिएटेड होती है रेजिस्टेंस के साथ। आगे बढ़ते हैं। एवरेज पावर एसोसिएटेड विद कैपेसिटर इज, ऑप्शन ए P = 0, ऑप्शन बी P = इनफाइनाइट, ऑप्शन सी है P = E/V, ऑप्शन डी है P = EV/IV। तो इसके अंदर क्या रहता है कि जो है एवरेज पावर कितनी रहेगी, 0 रहेगी। कितनी रहेगी, 0 रहेगी। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगर कैपेसिटर तो उसके साथ एवरेज पावर कितनी रहती है, एसोसिएटेड, 0 रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, कहता है एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर्स। इंडक्टर के साथ कितनी पावर एसोसिएटेड रहती है, P = 0, P = इनफाइनाइट, P = EV या फिर P = EV/IV। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, देखिए इसमें भी क्या होगा, इंडक्टर हो चाहे कैपेसिटर हो, ठीक है, चाहे इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, दोनों के साथ जो एवरेज पावर एसोसिएटेड होती है वो कितनी होगी, 0 होगी। कितनी होगी, 0 वोल्ट होगी, ठीक है कि नहीं है। अगर रेजिस्टेंस है तो फिर उस केस में जो है रिजल्ट यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो आ जाता, बट यहाँ पर इसने पूछा है इंडक्टर या कैपेसिटर। आगे बढ़ते हैं। एवरेज पावर एसोसिएटेड विद RLC सर्किट। जो RLC सर्किट होता है, तीनों को हम क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ देते हैं, इंडक्टर को भी, रेजिस्टेंस को भी, और क्या कर देते हैं, कैपेसिटर को भी। तीनों को सीरीज में जोड़ दिया तो कहता है जो पावर एसोसिएटेड होगी इस सर्किट के साथ वो कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इंडक्टर के साथ तो 0 होती है, कैपेसिटर के साथ भी 0 होती है। तो रिजल्ट किसका बचेगा हमारे पास, रिजल्ट तो सिर्फ रेजिस्टेंस के कारण बचेगा, बट यहाँ पर तीनों को जोड़ेंगे तो फेज डिफरेंस जरूर आ जाएगा। तो कहता है P = 0 बिल्कुल नहीं होगी, P = इनफाइनाइट भी नहीं होगी। दो ऑप्शन बचते हैं, P = EV/IV cos φ और P = EV/IV sin φ। तो देखिए sin φ में नहीं होता, किस में होता है, cos φ में होता। तो ये रिजल्ट है आपका पावर एसोसिएटेड विद RLC सर्किट। तो इसमें देखिए फाई की वैल्यू पुट करेंगे तो है ना आपका रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टेंस वाला रिजल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस के अंदर है ना फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज हमेशा 0 रहता है। तो यहाँ पर फाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos φ 0 है तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो पावर कितनी हो जाएगी, EV/IV। तो यही तो हमारा रिजल्ट था रेजिस्टेंस के अंदर। अब बात करते हैं कैपेसिटर के अंदर। तो कैपेसिटर के अंदर फेज डिफरेंस कितना रहता है, 90 डिग्री। कितना रहता है, 90 डिग्री, और cos 90 वैल्यू पुट करेंगे तो 0, तो पावर कितनी आ गई, 0। सेम इंडक्टर के अंदर भी फेज डिफरेंस 90 रहता है तो पावर कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये ऐसे भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एन AC जनरेटर इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। कहता है AC जनरेटर किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फैराडेज लॉ, लेंज लॉ। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी EMI के ऊपर बेस्ड रहता है, ठीक है, AC जनरेटर। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये इसका आंसर है भाई, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर बेस्ड होता है ट्रांसफार्मर। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन विच क्वांटिटी मस्ट बी कांस्टेंट इन ट्रांसफार्मर। तो कहता है जो हमने एजम्पशन मानी है कि एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए, तो कौन सी क्वांटिटी हमारी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर क्या रहेगी, ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट रहती है, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस या पावर। तो देखिए जब ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो हमेशा क्या कांस्टेंट रहती है, पावर। हम मानते हैं कि जो प्राइमरी कोयल है और जो सेकेंडरी कोयल है उसकी जो पावर है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपने देखी होगी। तो ये इक्वेशन हमने कैसे मानी है, पावर को कांस्टेंट होती है। ये इक्वेशन ये दर्शा रही है वोल्टेज और करंट की प्रोडक्ट क्या होती है, पावर ही तो होती है, वोल्टेज और करंट की प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये है इसके अंदर। तो इसमें डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर NP ग्रेटर देन NS। NP क्या है, नंबर ऑफ प्राइमरी कोयल, NS क्या है, नंबर ऑफ सेकेंडरी कोयल। तो कहता है नंबर ऑफ प्राइमरी कोयल ग्रेटर देन नंबर ऑफ सेकेंडरी कोयल, नंबर ऑफ प्राइमरी कोयल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेकेंडरी कोयल।
सी कहता है नंबर ऑफ सेकेंडरी कोयल ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्राइमरी कोयल। ऑप्शन डी कहता है बोथ ए एंड सी। तो इसमें देखिए बात करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। तो स्टेप अप में क्या होता है कि जो प्राइमरी कोयल होती हैं, मान लीजिए यहाँ पर 3 है, तो सेकेंडरी कोयल की हमेशा क्या होती है, संख्या ज़्यादा होगी। क्या होगी, ज़्यादा होगी, बढ़ जाती है संख्या, ठीक है। तो सेकेंडरी कोयल की बढ़ जाएगी, इसके अंदर प्राइमरी के अंदर कम थी, सेकेंडरी में ज़्यादा हो जाएगी, स्टेप अप हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेक्ट आंसर रहेगा, अगर स्टेप अप है तो इसका सी करेक्ट आंसर रहेगा। सेकेंडरी कोयल हमेशा ज़्यादा होगी प्राइमरी कोयल की संख्या से। इन स्टेप डाउन, तो स्टेप डाउन इसका उल्टा है। स्टेप डाउन में क्या होगा, प्राइमरी कोयल में मान लो 10 हैं तो सेकेंडरी कोयल में 3 या 4, यानी कम होएगी सेकेंडरी कोयल हमेशा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, स्टेप डाउन के अंदर घट जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, NP ग्रेटर देन रहता है NS से, यानी नंबर ऑफ प्राइमरी कोयल हमेशा ज़्यादा रहेगी नंबर ऑफ सेकेंडरी कोयल से। डस ट्रांसफॉर्मर वायलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या ट्रांसफॉर्मर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन हो रहा है। अब आप इस क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि देखिए जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है ना, वो वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है, इंक्रीज। मान लीजिए हमने 100 वोल्ट दी, ठीक है, और हम इससे कितने ले रहे हैं, आउटपुट में 220 वोल्ट ले रहे हैं। तो हमने दी तो 100 थी, मगर स्टेप अप में क्या हुआ कि बढ़ गई है। तो हम कह रहे हैं कि ये जो है वोल्टेज बढ़कर आई है, तो इससे क्या हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन हुआ है। क्या ये बात सही है, तो बिल्कुल गलत है ये बात। यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन नहीं होता है, क्योंकि अगर यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए वोल्टेज आपकी बढ़कर आ रही है आउटपुट में, तो करंट घट जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वोल्टेज बढ़ी है तो करंट डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल पावर कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर वायलेशन नहीं होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ का। आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटर ब्लॉक्स अल्टरनेटिंग करंट। क्या कैपेसिटर ब्लॉक करता है भाई अल्टरनेटिंग करंट को। तो इसमें जो आपको बताना है क्या ये बात सही है या गलत है। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल ब्लॉक नहीं करता है। देखिए ब्लॉक नहीं करेगा, रेजिस्टेंस तो ऑफर करेगा, वो मानते हैं, बट पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं करेगा ये, तो फॉल्स है स्टेटमेंट, ठीक है। रजिस्टर ओपोज, तो कहता है रजिस्टर जो है अपोज करता है अल्टरनेटिंग करंट को, डायरेक्ट करंट को, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो देखिए दोनों को ये अपोज करेगा, वो तो चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, दोनों को ये अपोज करेगा। चाहे अल्टरनेटिंग करंट हो चाहे डायरेक्ट करंट हो, दोनों को ही क्या करता है, अपोज करता है। तो इतने ही जो है इस यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए 4th यूनिट के। इसके बाद जो है 5th यूनिट है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, इसके बाद हम उसके क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, जल्द ही मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अपने फ्रेंड्स तक इसको पहुँचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और उनकी हेल्प कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।